हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। दोस्तों, आज की क्लास में वन शॉट आपके पास ला रहे हैं डिमांड एनालिसिस का। ये क्लास आपके आने वाले जेकेएसबी, जेकेपीएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जो साथी नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए मेरे दोस्त, स्टार्ट करते हैं। डिमांड, किसी चीज़ की डिमांड किसे आप कहेंगे? कोई भी चीज़ अगर आप ले लेते हैं, कोई भी कम्योडिटी अगर आप ले लेते हैं, उस चीज़ की कितनी क्वांटिटी आप खरीदना चाहेंगे और उसे खरीदने की काबिलियत रखेंगे। अगर उसकी प्राइस आपके पास गिवन हो, आपकी इनकम गिवन हो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपके गिवन हो, तो कितनी क्वांटिटी आप उस चीज़ की खरीदना चाहेंगे और उसे खरीदने की आपके पास काबिलियत होगी, उसे आप उस चीज़ की डिमांड कहेंगे। तो डिमांड किसे कहेंगे? द क्वांटिटी ऑफ ए कम्युनिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय। कितनी क्वांटिटी किसी चीज़ की कोई भी कंज्यूमर खरीदना चाहेगा और उसे खरीदने की काबिलियत भी रख रहे होगा, एंड इज एबल टू बाई इट। उसकी प्राइस गिवन होगी आपके पास, उस चीज़ की आपके पास प्राइस दी होगी और आपके पास जो इनकम होगी कंज्यूमर की वो आपके पास गिवन होगी, तो उस चीज़ को आप क्या कहेंगे? उसे आप डिमांड कहेंगे। ठीक है जी। अब डिमांड किसी भी चीज़ पर किस किस चीज़ पर जो है निर्भर करती है, किस पर डिपेंड करती है। कोई भी चीज़, कोई भी कम्युनिटी अगर आप लेते हैं तो उसकी प्राइस एक तो डिपेंड करेगी कि उस चीज़ की प्राइस कितनी है सर। इसके अलावा एक तो अपनी प्राइस पर डिपेंड करेगी। इसके अलावा आपके पास डिपेंड करेगी सर किस पर? डिपेंड करेगी इसके इर्द गिर्द जो कम्युनिटीज़ आ रही हैं, इसके आसपास की जो कम्युनिटीज़ आ रही हैं, उनकी प्राइस क्या है। ये कम्युनिटी जो है ये दो तरह की हो सकती हैं, या तो ये सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं या तो आपके पास कम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं। ये हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो एक तो डिपेंड करेगा किसी भी चीज़ की डिमांड जो है एक डिपेंड करेगी उसकी अपनी प्राइस कितनी है। दूसरी चीज़ सर, प्राइस ऑफ अदर कम्युनिटीज़, जिसके रिलेटेड कम्युनिटीज़ होंगे, या तो वो आपके पास सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं या तो आपके पास कम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं। हो गए दो फैक्टर्स। तीसरा डिपेंड करके सर आपके पास इनकम कितना है, आपके पास जो कंज्यूमर है उसकी इनकम कितनी है। तीसरी चीज़ आपके पास हो गई। और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। तो कोई भी चीज़ अगर आप कोई भी कम्युनिटी आप लेते हैं, उसकी डिमांड आपसे पूछी जाए किन किन चीज़ों पर निर्भर करेगी, डिपेंड करेगी, आप बोलेंगे सर पहली चीज़ प्राइस ऑफ द कम्युनिटी इटसेल्फ। दूसरी चीज़ डिपेंड करेगी सर इसके इर्द गिर्द जो आने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो आपके पास कम्प्लीमेंट्स हो जाएं, चाहे आपके पास सब्स्टिट्यूट्स हो जाएं, उनकी प्राइस क्या है। तीसरी चीज़ इनकम क्या है कंज्यूमर की। और चौथी आपके पास टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। इनमें से किसी भी चीज़ को चेंज करने से आपके पास जो कंज्यूमर की जो डिमांड है उस चीज़ के लिए वो सर चेंज हो सकती है। डिमांड करो किसे आप कहेंगे? डिमांड करो आप किस चीज़ को कहेंगे? देखिए जी, एक सेकंड दीजिए। डिमांड करो क्या है सर? आपके पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रही है, कितनी क्वांटिटी आप उस चीज़ की खरीदेंगे और उस चीज़ की प्राइस क्या है। अगर आप बाकी चीज़ें जो हैं उसका आप दरकिनारे रख रहे हैं, बाकी चीज़ों को आप जो है कांस्टेंट मान रहे हैं, आप मान रहे हैं कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो सर आपके पास कांस्टेंट है, वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रही है। आपके पास जो बाकी चीज़ें हैं, चाहे वो सब्स्टिट्यूट्स हो जाएं, चाहे वो कम्प्लीमेंट्स हो जाएं, उनकी जो प्राइस है वो सेम आ रही है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर की जो सेम रहने वाली है। तो उस सूरत में अगर आपके पास क्वांटिटी आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगी सर? आपके पास प्राइस पर। इस चीज़ की सर प्राइस चेंज करने से इसकी क्वांटिटी कितनी चेंज हो जाएगी, इसको अगर आप ग्राफिकल सूरत में दर्शाएंगे तो वो जो आपका ग्राफ बनता हुआ नजर आ जाएगा, उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप मेरे दोस्त डिमांड करो कहेंगे। ठीक है जी। तो आपके पास डिमांड करो क्या है? डिमांड करो आपका कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, कितनी क्वांटिटीज कोई चीज़ की आप खरीदेंगे और उसकी प्राइस के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है। ठीक है, जिसको आप ग्राफिकल सूरत दे रहे हैं। बाकी चीज़ें जो हैं, चाहे उसके पास प्राइस ऑफ अदर थिंग्स जो हो जाए, आपके पास कम्युनिटीज, आपके पास कम्प्लीमेंट्स हो जाएं, सब्स्टिट्यूट्स हो जाएं, उनकी प्राइस आप कांस्टेंट मान रहे हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर आप कांस्टेंट मान रहे हैं, तो सूरत में प्राइस चेंज करने से इसकी क्वांटिटी कितनी चेंज हो जाएगी, ग्राफिकल सूरत में आप दर्शाएंगे तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप मेरे दोस्त डिमांड करो कहेंगे। डिमांड फंक्शन क्या है? इसी डिमांड करो को अगर आप इस रिलेशन को आप एक फंक्शन के तौर पर दर्शाएंगे तो आपके पास जो फंक्शन आपके पास आ जाएगी उसे आप डिमांड फंक्शन कहेंगे। जो रिलेशन आपके पास आ जाएगी कंज्यूमर की ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द गुड एंड इट इज प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस रिलेशन इज नोन एज डिमांड फंक्शन उसे कहेंगे। दैट वी कैन से दैट जो आपके पास कितनी डिमांड किसी चीज़ की होगी, एक्स जो है वो डिपेंड करेगा इसकी प्राइस क्या है। सो यू कैन से दैट द डिमांड ऑफ द थिंग, डिमांड ऑफ दैट वेरी कम्युनिटी डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ दैट वेरी थिंग कीपिंग अदर थिंग इज कांस्टेंट। अगर बाकी चीज़ें आप कांस्टेंट मान रहे हैं तो जो इस चीज़ की डिमांड है वो सिर्फ डिपेंड करेगी इसकी प्राइस पर ही। और ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि जितनी जितनी आपके पास किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती जाएगी उतनी उतनी उसकी डिमांड जो है कम होती जाएगी। इसी चीज़ को जो है हम लॉ ऑफ डिमांड की सूरत में दर्शाते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड आपको बताएगा, क्या बताएगा लॉ ऑफ डिमांड? कि आपके पास क्वांटिटी डिमांडेड और आपके पास प्राइस आपके पास जो किसी चीज़ की जो हो जाएगी, इनके बीच में आपके पास एक निगेटिव रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। जितनी जितनी आपके पास ज़्यादा प्राइस बढ़ जाएगी उतनी आपके पास
क्वांटिटी कम आप डिमांड करेंगे, जितनी आपके पास कम प्राइस होगी उतनी ज़्यादा आपके पास कमोडिटी आप जो है मांगेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राफ में देखेंगे, जब आपके पास किसी चीज़ की प्राइस जो है 40 रुपये आ रही थी, तो आप इसकी जो है डिमांड कितनी आ रही है सर, 5 यूनिट्स आप मांग रहे हैं। जब इसकी प्राइस आपने 30 रुपये मांग ली, तो आप जो है इसकी डिमांड 15 यूनिट्स आप इसको मान रहे हैं। तो आप कह रहे हैं जैसे जैसे आपके पास प्राइस किसी चीज़ की कम होती जाएगी, वैसे वैसे इसकी डिमांड जो है बढ़ती जाएगी। तो ये रिलेशन आपके पास दर्शाता है लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड आपको बताएगा कि आपके पास क्वांटिटी डिमांडेड एज वेल एज जो आपके पास प्राइस है, इनके बीच में आपके पास एक निगेटिव रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। देयर इज ए निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड ए क्वांटिटी डिमांडेड विच इज रेफर्ड एज द लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ तक बात क्लियर है, हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक आपने क्या समझा मेरे दोस्त? आपने पढ़ना है कि डिमांड जो है किसी चीज़ की डिपेंड करती है मोटे मोटे 4 चीज़ों पर। एक तो उस चीज़ की खुद की प्राइस पर डिपेंड करती है, डिमांड दूसरे नंबर पर डिपेंड करती है कि आपके पास इसके इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं, चाहे वो आपके पास सब्स्टिट्यूट हो जाए, चाहे आपके पास कंप्लीमेंट्स हो जाए, उनकी प्राइस क्या है। थोड़ा डिपेंड करती है सर इसकी जो है कंज्यूमर की जो इनकम है वो कितनी है, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस पर डिपेंड करती है। इनमें से कोई भी चीज़ अगर चेंज हो जाती है तो ऑटोमेटिकली इसकी डिमांड जो है चेंज हो जाएगी। अगर बाकी चीज़ें आप कॉन्स्टेंट मानते हैं, सिर्फ प्राइस इसी चीज़ की प्राइस को चेंज करते हैं, तो जो रिलेशन आपके पास आ जाएगा प्राइस और इस चीज़ की जो कितनी क्वांटिटी आप मांगेंगे, उसमें अगर आप ग्राफ की सूरत में दर्शाएंगे तो आपका डिमांड कर्व आ जाएगा, उसको फंक्शन की सूरत में दर्शाएंगे तो आपके पास डिमांड फंक्शन आ जाएगी। तो लॉ ऑफ डिमांड आपको बताएगा कि आपके पास कितनी क्वांटिटी आप डिमांड कर रहे हैं किसी चीज़ की, और उसकी जो प्राइस है इनमें आपके पास निगेटिव रिलेशनशिप आ रहा है। जितनी किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी उतनी उसकी क्वांटिटी आप कम डिमांड करेंगे, जितनी इसकी प्राइस कम होगी उतनी ज़्यादा इसकी डिमांड आपके पास देखने को मिलेगी। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है जी। अब चीज़ें जो हैं आपके पास जो गुड्स जो हैं ये जनरली 2 तरह के होते हैं। एक तो आपके पास नॉर्मल गुड्स होते हैं और दूसरे आपके पास होते हैं मेरे दोस्त इन्फीरियर गुड्स। ये बात आप समझेंगे। एक तो आपके पास नॉर्मल गुड्स आ जाते हैं, दूसरे आपके पास इन्फीरियर गुड्स हो जाते हैं। नॉर्मल गुड्स की पहचान क्या है मेरे दोस्त? नॉर्मल गुड्स की पहचान ये है कि जैसे जैसे आपकी इनकम जो है वो बढ़ जाएगी, इनकी डिमांड भी जो है बढ़ जाती है। और इन्फीरियर गुड्स की डिमांड आपके पास, इन्फीरियर गुड्स की आपके पास पहचान क्या है? जैसे जैसे आपकी इनकम जो है बढ़ जाएगी, इनकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। समझिए बात को। नॉर्मल गुड्स अक्सर जो आपके पास मेजॉरिटी ऑफ गुड्स आपके पास जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें आपके पास होती हैं, उन्हें आप नॉर्मल गुड्स में गिनते हैं। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ जाती है वैसे वैसे उनकी डिमांड जो है आप ज़्यादा ज़्यादा वो चीज़ें चाहते हैं। इसके बरकस कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, अभी आप जो हैं जॉब नहीं कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स फॉर हम एग्जांपल मान रहे हैं सर वो कोई पुराना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई सर आज से 5 साल पुराना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, 4 साल पुराना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मानिए सर कोई अगर आप चाइनीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, चाइनीज़ फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं पुराना, तो जैसे जैसे अगर आपकी जॉब लग जाती है, आप अकाउंटेंट एंड फाइनेंस बन जाते हैं, आपका केएस का एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाता है, तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ जाएगी तो आप क्या कहेंगे? आप बोलेंगे सर ये चाइनीज़ मोबाइल छोड़िए, अब हमें नहीं चाहिए, हम तो आईफोन मांगता है, हम तो आईफोन मांगता है। तो ये इन्फीरियर गुड्स की जो चीज़ें जो डिमांड है वो कम कम हो जाएगी। तो ऐसा कहेंगे इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स हो जाएंगे जैसे आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आपकी डिमांड उनकी जो है ऑटोमेटिकली इनकम बढ़ने से उनकी डिमांड कम हो जाएगी। और नॉर्मल गुड्स कौन है सर? इनकम बढ़ जाएगी तो डिमांड भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो क्या पढ़ा आपने मेरे दोस्त कि नॉर्मल गुड्स वो गुड्स हो गए दोज गुड्स फॉर विच द क्वांटिटी दैट ए कंज्यूमर चूजेस इंक्रीज एज ए कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेस, और उसकी डिक्रीज हो जाएगी जैसे कंज्यूमर की इनकम जो है डिक्रीज हो जाएगी, उन्हें आप नॉर्मल गुड्स कहेंगे। इसके बरकस वो गुड्स जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी, इनकी डिमांड कम हो जाए, वो आपके पास इन्फीरियर गुड्स कहलाते हैं। यहां तक बात क्लियर है? अब आपने हमारे साथ पढ़ा कि सर डिमांड जो है एक तो डिपेंड करती है अपनी प्राइस कितनी है, और डिपेंड करती है बाकी चीज़ों की प्राइस क्या है सर, उस पर भी निर्भर करती है। और बाकी चीज़ें जो है वो 2 तरह के हो सकते हैं, या तो सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं या तो वो कंप्लीमेंट्स हो सकते हैं। कंप्लीमेंट्स कौन से हो गए सर? जो वो चीज़ें जो एक साथ कंज्यूम की जाए, जो एक साथ कंज्यूम की जाएँ। जैसे आपके पास आप जूता लगाते हैं, जूते के साथ आप सॉक्स पहनते हैं, तो जूता और सॉक्स जो है आपके पास कंप्लीमेंट्स हो गए। ठीक है जी। अगर आप सब्स्टिट्यूट देखेंगे, आप जूता पहनते हैं, जूता आप चप्पल पहनते हैं, ये आप एक दूसरे के जो है सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं। तो वो चीज़ें जो एक साथ कंज्यूम की जाएंगी उन्हें आप कंप्लीमेंट्स कहते हैं। वो चीज़ें जो एक दूसरे के अदल बदल में इस्तेमाल की जा सकेंगी उन्हें आप सब्स्टिट्यूट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं सर ये आपके पास चाय की एक डिब्बा हमने ले लिया, ताजमहल चाय का एक डिब्बा हमने ले लिया, एग्जाम्पल इसके ले रहे हैं। ये आपके पास टी जो है इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। इसके बरकस इसके साथ अगर हम ये ले रहे हैं कॉफ़ी, तो ये कॉफ़ी इसकी क्या आ जाएगी? बिल्कुल आप देखेंगे सर सब्स्टिट्यूट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब चाय नहीं होगी आपके पास, चाय के बदले जो है, चाय के बदले में आप जो है कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूट में क्या बात आपको याद रखनी है? सब्स्टिट्यूट में क्या बात आपको याद रखनी है? सब्स्टिट्यूट में ये बात आपको याद रखनी है कि जैसे जैसे अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ जाएगी, अगर इसके सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल कॉफ़ी की प्राइस बढ़ जाएगी, तो इसके जो आपकी अपनी चीज़ जो अगर हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो आपके पास टी है, तो सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है जी। आप कह सकते हैं कि डिमांड ऑफ ए गुड
यूजुअली मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट। अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ जाएगी, अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड जो है टी की ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर कॉफ़ी की प्राइस कम हो जाती है तो आप बोलेंगे सर हम टी नहीं पियेंगे, टी छोड़ दिए, हम कॉफ़ी की तरफ मूव हो जाएंगे। मतलब अगर कॉफ़ी की प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड जो है टी की वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी सर, वो कम हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि डिमांड किसी भी चीज़ की जो है यूजुअली उसी डायरेक्शन में मूव होती है जिस डायरेक्शन में प्राइस उस सब्स्टिट्यूट की मूव होती है। अगर प्राइस सब्स्टिट्यूट की बढ़ जाएगी तो इसकी डिमांड जो है टी की डिमांड बढ़ जाएगी, अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम हो जाएगी तो इसकी डिमांड जो है कम हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए, क्योंकि सर ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। इसके बरकत अगर आपके पास इस तरह से आप ले रहे हैं, सिंपल चाय का एक कप आपके पास आ रहा है मेरे दोस्त, तो इस चाय को बनाने के लिए आपके मेरे दोस्त कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको। जैसे आपके पास दूध इस्तेमाल कर सकते हैं आप, इसमें चीनी इस्तेमाल करते हैं आप, चाय पत्ती इस्तेमाल करते हैं आप, ठीक है जी, अदरक दालचीनी वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं। अगर इनमें से किसी चीज़ की प्राइस में बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली चाय की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। क्यों सर, ये चीज़ें जो हैं कम्प्लीमेंट्स हैं। तो आप कह सकते हैं कि इन जनरल जो डिमांड है किसी भी चीज़ की वो मूव होती है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट। समझिए बात को, अगर चीनी की प्राइस बढ़ जाएगी, अगर आपके पास चाय पत्ती की प्राइस बढ़ जाएगी, जिसके इनके इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं इनकी प्राइस बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये आपका चाय का कप जो है महंगा हुआ आपको नजर आएगा कि नहीं आएगा। तो आप बोलेंगे सर इसकी डिमांड है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि डिमांड जो है किसी भी चीज़ की वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है जैसे इसकी कंप्लीमेंट्री गुड्स की जो प्राइस है वो होती है। अगर कंप्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस जो है वो कम हो जाएगी तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, अगर कंप्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी इसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। तो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ देखने को मिलता है। बात समझ गए? दो चीज़ें आपने पढ़ ली, एक तो इन्फीरियर गुड्स क्या हो रहे हैं, एक तो नॉर्मल गुड्स क्या हो रहे हैं। दूसरा आपने पढ़ लिया कि सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं और आपने पढ़ लिया कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब बात आती है शिफ्ट इज इन डिमांड करो। आपने तो देख लिया सर मूवमेंट अलोंग द डिमांड करो, जो आपने पीछे आपने पढ़ लिया हमारे साथ कि आपके पास ये आपने क्वांटिटी डिमांड कर ली या आपके पास प्राइस हो गया, जैसे जैसे चीज़ की प्राइस बढ़ रही है बाकी चीज़ों को कांस्टेंट आप रख रहे हैं, डिमांड कम हो जाएगी तो आपके पास लॉ डिमांड की वजह से ये करो आपके पास कुछ इस तरह से बनता हुआ नजर आ रहा था आपके पास। ये जो मूवमेंट अलोंग द डिमांड करो आप देखते हैं ये कब होती है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड करो टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। जब इस चीज़ की अपनी प्राइस में कोई फेर बदल आ जाएगा तो आपके पास जो मूवमेंट होगा अलोंग द डिमांड करो देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बरकत जो बाकी चीज़ें हैं जैसे आपने पीछे पढ़ी आपके पास की डिमांड तो सर बाकी चीज़ों पर डिपेंड करती है, बाकी चीज़ों की प्राइस पर डिपेंड करती है, टेस्ट प्रेफरेंस पर डिपेंड करती है, इनकम पर डिपेंड करती है। अगर इन तीन चीज़ों में से किसी भी चीज़ में सर फर्क आ रहा है तो आपके पास शिफ्ट इज अलोंग द डिमांड करो देखने को मिलेगा। प्राइस आप अपनी चीज़ में सर अपनी प्राइस में चेंज हो रहा है तो डिमांड अपने डिमांड करो कि अलोंग द डिमांड करो आपके पास मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास बाकी चीज़ों में चेंज हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं, हम कहें कि आपके पास पर्सन जो है इसकी इनकम जो है इनकम बढ़ गई, अगर इनकम इंक्रीज हो गई तो नॉर्मल गुड्स के लिए आप क्या कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास पहला डिमांड करो था, ठीक है जी। अगर इनकम बढ़ जाती है तो डिमांड करो जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ की तरफ? राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर इनकम कम हो जाती है, इनकम डिक्रीज हो जाती है तो उस सूरत में आपके पास क्या होगा, इनकम कम हो जाएगी तो आपका अगर डिमांड करो पहले ये था तो अभी डिमांड करो जो है लेफ्ट की तरफ आपके पास मूव हो जाएगा अगर इनकम कम हो जाएगी। ये आपके पास किसकी बात हो गई सर? आपके पास नॉर्मल गुड्स की बात हो गई। इसी तरह से अगर आपके पास कोई पर्सन है सर इसकी जो रिलेटिव गुड्स हैं, रिलेटिव गुड्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो कॉम्प्लीमेंट्स या तो सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है जी। अगर इसके सब्स्टिट्यूट्स की प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई, अगर इसके सब्स्टिट्यूट की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, जैसे कॉफ़ी की प्राइस इंक्रीज हो गई तो टी की डिमांड जो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो आप कहेंगे अगर डिमांड करो टी का ये था पहले, अगर इसके सब्स्टिट्यूट्स की प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी तो इसकी ऑटोमेटिकली जो डिमांड करो में जो है राइट वर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा, ठीक है जी। ये अगर पहला शिफ्ट था फर्स्ट D1 था, ये D2 आपके पास आ गया। अगर इसके बरकत आपके पास इसी के जो अगर ये आपके पास डिमांड करो D1 आ रहा है, अगर इसके जो सब्स्टिट्यूट्स आ रहे हैं इसकी प्राइस में कमी आ रही है, अगर इसकी सब्स्टिट्यूट में कमी आ रही है तो डिमांड करो कहाँ की तरफ जाएगा सर? लेफ्ट वर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो शिफ्ट इज अलोंग द लेफ्ट वर्ड देखने को मिलेंगे। इसी तरह से अगर आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आ जाए, ये अगर आपके पास पहला डिमांड करो आ रहा है D1 आ रहा है, अगर कंज्यूमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है इन फेवर आ रहा है इसके तो ये आपके पास राइट वर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा, ये आपके पास D2 आ जाएगा। अगर आपके पास इसके अपोजिट में इसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस देखने को मिलेगा, चेंज आ जाएगा तो आपके पास D3 या आपके पास लेफ्ट वर्ड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। कहने का मतलब सिर्फ चीज़ें आपने इतनी याद रखनी है कि आपके पास जो शिफ्ट्स आ रहे हैं डिमांड करो में, वो शिफ्ट्स किसकी वजह से आ रहे हैं सर? जब आपके पास चेंज आ जाएगा, चाहे इसके कम्प्लीमेंट्स या आपके पास सब्स्टिट्यूट की प्राइस में चेंज आ जाए, या आपके इसके जो कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आ जाए, या इसकी इनकम में चेंज आ जाए, तो इसकी वजह से आपके पास शिफ्ट इन डिमांड करो देखने को मिलेगा। राइट वर्ड भी शिफ्ट हो सकता है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो सकता है, डिपेंड करेगा चीज़ों पर।
इसके बरकत आपके पास आपने जो देख लिया मूवमेंट अलोंग द डिमांड करो, वो मूवमेंट अलोंग द डिमांड करो किसकी वजह से आपने देखा, ये जो मूवमेंट अलोंग द डिमांड करो हो रही है, ये हो रही है जब आपके पास इसी चीज़ का अपनी प्राइस में चेंज हो रहा है। वायरस जो आपके पास शिफ्ट अलोंग द डिमांड करो देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा जब बाकी चीज़ों की जो है फेरबदल आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो फिर आपके पास बाकी चीज़ों की प्राइस में चेंज आ जाए, या आपके पास टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आ जाए, या इनकम में चेंज आ जाए, वहाँ पर आपके पास शिफ्ट देखने को मिलेगा। शिफ्ट अलोंग डिमांड करो जब आपके अपनी चीज़ की प्राइस में चेंज हो जाए तो आपके पास मूवमेंट अलोंग डिमांड करो देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। यहाँ तक बात क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहेंगे वो आप पढ़ेंगे हमारे साथ। देखिए ये बात तो आपने हमारे साथ पढ़ लिया कि अगर आप बाकी चीज़ों की प्राइस, बाकी चीज़ों की जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस या इनकम आप सेव रख रहे हैं, सेम रख रहे हैं, उसको फेरबदल नहीं कर रहे हैं, अगर अपनी चीज़ की प्राइस को ही चेंज करेंगे तो उसकी वजह से डिमांड में आपके पास चेंज देखने को मिलता है, क्वांटिटी डिमांड में आपको चेंज देखने को मिलता है। कुछ चीज़ें सर ऐसी होती हैं कि ज़रा से अगर उनकी प्राइस में चेंज आ जाए तो जो उनकी क्वांटिटी डिमांड है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है। इसके बरकत कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि उनकी अगर प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को भी मिल जाए लेकिन उनके जो आपके पास डिमांड में खास फेरबदल देखने को नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल रोज़मर्रा की चीज़ें जो आप इस्तेमाल करते हैं घर में, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आप देखते हैं सर आपके पास राइस हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, खाने की चीज़ है सर हम इस्तेमाल करते हैं। अगर इसकी प्राइस पहले सब्सिडीज आपको देखने को मिलते थे, स्टोर्स वगैरह पर अच्छे खासे मिल जाते थे, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं तो क्या हालत है, मिल भी नहीं रहे हैं, मिल रहे हैं तो बहुत कम मिल रहे हैं। तो अगर आपके पास अगर आप देख रहे हैं कि राइस की कीमत जो है बहुत बढ़ भी जाए या बहुत कम भी हो जाए, लेकिन जो आपके पास डिमांड है, जो आपको लेना है, लेना महीने में आपको इतना चावल लग रहा है तो आपने लेना ही लेना है, उसमें कोई खास फेरबदल आपको देखने को नहीं मिलता है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है जी, जो रोज़मर्रा की आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनमें कोई खास फेरबदल देखने को नहीं मिलता है। इसके बरकस कुछ ऐसी चीज़ें लग्जरी चीज़ें जो जैसी हैं, जैसे डायमंड की कोई चीज़ हो गई, उनमें अगर आपके पास थोड़ा सा भी चेंज आ जाता है प्राइस में तो उसकी डिमांड में जो है अच्छा खासा फर्क देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एक कंसेप्ट लाते हैं जिसे आप प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसे कहते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है सर? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए मेजर ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड। कितनी रेस्पॉन्सिव है, कितनी ज़्यादा फेरबदल आपको देखने को मिलेगा प्राइस आपके डिमांड में। जब आपके पास प्राइस में चेंज आ जाएगा तो उसको दर्शाने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको दर्शाएगा कितनी रेस्पॉन्सिव आ रही है डिमांड फॉर इट गुड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए गुड इज डिफाइंड एज अ परसेंटेज चेंज, कितनी आ जाएगी, डिमांड ऑफ द गुड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। ठीक है जी, तो आप कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर आ जाएगी, ईडी से आप डिपेंड इसको जो है दर्शाते हैं। परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा, आपके पास कितनी डिमांड कर रहे हैं आप क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज कितनी आ रही है प्राइस में। डेल्टा क्यू अगर आप चेंज आप क्वांटिटी डिपेंड कर रहे हैं, क्यू आपके पास गिवन क्वांटिटी है इंटू पी आपके पास प्राइस है, डेल्टा पी इसका चेंज इन प्राइस आ रहा है, तो ये आपके पास दर्शाएगा ईडी, दैट इज ईडी इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको दर्शाएगा कितना रेस्पॉन्सिव आपके पास डिमांड आपके प्राइस पर। ठीक है जी, ज़रा सा प्राइस को चेंज करने से क्या आपके पास ज़्यादा चेंज फेरबदल आपको देखने को मिलता है डिमांड में, या अगर आप प्राइस में ज़्यादा चेंज भी करते हैं तो आपके पास डिमांड में कोई खास फेरबदल देखने को मिलता है कि नहीं देखने को मिलता है, ये चीज़ आपको कौन दर्शाएगा, या आपके पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको बताएगा। एक महज यार आपके पास क्या है, एक रेशियो आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करें चीज़ें आप समझ रहे होंगे। देखिए यहाँ चीज़ आप याद रखिए, when the percentage change in the quantity demanded is less than the percentage change in market price। जब आपके पास जो चेंज आ रहा है किसमें सर, क्वांटिटी डिमांडेड में, वो कम आ रहा है, लेस देन द परसेंटेज चेंज जो आपके पास मार्केट प्राइस में आ रहा है। इसे आप ईडी से जो आपके पास प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है ईडी से दर्शा रहे हैं तो इसकी वैल्यू जो है 1 से कम आ जाएगी, लेस देन 1 आ जाएगी, और डिमांड जो है उस सूरत में आप इन इलास्टिक कहते हैं। डिमांड फॉर एसेंशियल गुड्स जो है जनरली आप इन इलास्टिक मानते हैं। समझिए मेरी बात को, अगर आपके पास ऐसी सूरत आ रही है कि आपके पास प्राइस को चेंज करने से और आपके पास क्वांटिटी डिमांड जो आपके पास आ रही है उसमें फेरबदल अगर आप देख रहे हैं तो ऐसा आपके पास नज़ारा देखने को मिलता है कि जो परसेंटेज चेंज आ रही है क्वांटिटी डिमांड में वो लेस आ रही है, कम आ रही है, किससे, जो परसेंटेज चेंज आ रहे हैं आपके पास प्राइस में। तो उस सूरत में आपके पास ईडी की वैल्यू दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू जो आपके पास लेस देन 1 आ जाएगी। आप कह सकते हैं कि आपके पास डिमांड जो है उस चीज़ की इन इलास्टिक है। डिमांड जो आपके पास अक्सर आपके पास जो घरों में एसेंशियल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनकी जो आपके पास इलास्टिसिटी डिमांड है वो आपके पास इन इलास्टिक देखने को मिलती है, वो डिमांड उनकी इन इलास्टिक होती है, दैट इज ईडी इज लेस देन 1।
इसके बरकस कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब आपके पास परसेंटेज चेंज जो क्वांटिटी डिमांड में आ रही है वो ज़्यादा आ जाती है, मोर आ जाती है, किससे, जो आपके पास परसेंटेज चेंज आ रही है इसकी प्राइस में। तो उस सूरत में आपके पास जो ईडी की वैल्यू दैट इज़ प्राइस इलास्टिक डिमांड की वैल्यू है वो आपके पास ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। तो उस सूरत में वैसी चीज़ें की डिमांड जो है आप कहते हैं सर उनकी डिमांड जो है इलास्टिक डिमांड है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जिनमें आपके पास जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आ जाएगा उतना ही परसेंटेज चेंज उसकी क्वांटिटी में आ जाएगा। वैसी चीज़ें जो आपके पास यूनिटरी इलास्टिक कहलाते हैं, उनके लिए जो ईडी की वैल्यू है वो आपके 1 के बराबर आ जाएगा। तो 3 केस आपके पास आ गए। अगर आपके पास जो इलास्टिक डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 आ जाता है तो आप कहेंगे मेरे दोस्त जो डिमांड है वो क्या है, इलास्टिक है। अगर ईडी की वैल्यू जो है आपके पास वो लेस देन 1 आ जाएगा तो आप कहेंगे डिमांड जो है वो इन इलास्टिक है। अगर ईडी की वैल्यू जो है आपके पास 1 के बराबर आ जाएगा तो आप कहेंगे डिमांड जो है आपके पास यूनिटरी इलास्टिक है। ठीक है जी। तो जो आपके पास रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं वो इन इलास्टिक कहलाती हैं। ठीक है जी। लग्जरी गुड्स के लिए जो डिमांड है वो इलास्टिक आ जाती है। और जो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनमें जितना चेंज प्राइस में आ जाएगा उतना चेंज आपके पास क्वांटिटी डिमांड में आ जाएगा, तो उसमें आपके पास ईडी की वैल्यू जो आपके पास 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। उम्मीद करेंगे यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगी। समझ रहे हैं तो साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टेंट इलास्टिक डिमांड करो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। कुछ ऐसे भी केस आपके पास आ जाते हैं कि आपके पास प्राइस सर कितनी भी आप रख लें, कुछ भी प्राइस में सर जितनी, अगर आप 10 रुपये रख लें, 20 रुपये रख लें, 50 रुपये रख लें, 100 रुपये रख लें, 2000 रख लें, हमें क्वांटिटी डिमांड में सर फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो वैसी चीज़ें जो हैं उनके लिए आपके पास जो इलास्टिक डिमांड है उसकी वैल्यू कितनी आती है सर, हमेशा आपके पास 0 आ जाती है। दैट इन सूरत में आपके पास ईडी की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ जाती है सर, 0 आ जाती है। वैसी चीज़ें आपके पास परफेक्टली इन इलास्टिक होती हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक। वर्टिकल डिमांड करो जो आपके पास कहीं पर आपको देखने को मिले, वर्टिकल डिमांड करो, आपसे पूछा जाए वर्टिकल डिमांड करो क्या है, आप बोलेंगे सर वर्टिकल डिमांड करो एक एग्जांपल है परफेक्टली इन इलास्टिक की। परफेक्टली इन इलास्टिक इस वजह से है कि वट एवर बी द प्राइस, जो भी प्राइस आप रखें, जो क्वांटिटी आपने लेनी है सो लेनी है, उसमें कोई फेरबदल आपको देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आप यहाँ पर प्राइस इतनी हो जाए, इतनी हो जाए, इतनी हो जाए, कुछ भी नहीं हो जाए, जो क्वांटिटी आपने डिमांड करनी है, जितनी क्वांटिटी आपने लेनी है सो लेनी है। उस वैसी चीज़ें जो हैं आपके पास परफेक्टली इन इलास्टिक कहलाती हैं। और परफेक्टली इन इलास्टिक चीज़ों के लिए, क्योंकि इन इलास्टिक चीज़ों के लिए ऑटोमेटिकली आपके पास प्राइस तो है, इन इलास्टिक के लिए तो आपने ईडी की वैल्यू जो है लेस देन 1 ले ली है, वो तो आपको पता ही है, लेकिन परफेक्टली इन इलास्टिक आ रहा है तो 0 के बराबर आ जाती है। ठीक है जी। दूसरा क्या याद रखेंगे, वो आपके पास हॉरिजॉन्टल अगर आपके पास आ जाए, हॉरिजॉन्टल डिमांड करो आ जाए आपके पास, वो परफेक्टली इलास्टिक का एग्जांपल आ जाता है। ये जो आपके पास आ जाएगा ये आपके पास परफेक्टली इलास्टिक का एग्जांपल आ जाएगा। इसमें जो ईडी की वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी सर, ये आपके पास इन्फिनिटी के बराबर आ जाती है। मतलब क्या है सर, प्राइस अगर आपके पास फिक्स है, इस प्राइस से अगर आप थोड़ा भी चेंज करेंगे, अगर प्राइस फॉर यहाँ पर 10 रुपये की ये प्राइस 10 रुपीज़ के बराबर है, अगर 10 के बजाय आप 11 रुपये पर देखेंगे क्वांटिटी डिमांड कितनी है सर, 0 है। अगर प्राइस सर 9 रुपये आप देखेंगे तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है सर, 0 है। 8 रुपये देखेंगे 0 है, 12 रुपये देखेंगे 0 है। तो सिर्फ अगर आपके पास प्राइस पर थोड़ा सा भी चेंज करेंगे, अगर आप देख रहे हैं कि प्राइस 10 रुपीज़ है, इससे थोड़ा सा भी अगर प्राइस चेंज कर रहे हैं तो जो आपके पास डिमांड में जो फेरबदल है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो उस सूरत में आपके पास जो इलास्टिक डिमांड है वो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, इन्फिनिटी आ जाएगी। और ऐसी एग्जांपल आपके पास किसकी आ जाएगी, ये आपके पास एग्जांपल है परफेक्टली इलास्टिक केसेस की। हॉरिजॉन्टल डिमांड करो जो है ये आपके पास एग्जांपल आ रही है किसकी, परफेक्टली इलास्टिक एग्जांपल के लिए। जो आपके पास कितनी भी क्वांटिटी आप चाहे मांगे, चाहे आप यहाँ पर इस सूरत में 1 kg मांगे, 2 kg मांगे, 4 kg मांगे, 5 kg मांगे। जैसे आप कभी कभी जाते हैं ना बाजार में सर, दुकान पर कहीं पर जाते हैं तो कोई अच्छी दुकान होती है तो वहाँ पर आप बोलते हैं सर फिक्स्ड प्राइस है। अगर आप 5 kg भी चावल का लेंगे सर, वो भी आपके पास 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलेगी। अगर आप 1 क्विंटल भी ले लेंगे तो भी आपके पास जो है 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलेगी। तो क्वांटिटी कितनी भी आप ले लें उससे फ़र्क नहीं पड़ रहे वाला आपके पास प्राइस पर। तो वैसी चीज़ें जो है आपके पास क्या कहलाएंगी, परफेक्टली इलास्टिक कहलाएंगी। ठीक है जी। इसके बरकत इन दोनों के बीच में सर तीसरी केस आ जाती है जिसमें आपके पास क्या होता है सर, जिसमें आप यूनिटरी इलास्टिक डिमांड करो कहलाते हैं कि आपके पास प्राइस चेंज करने से इसकी डिमांड जो है क्वांटिटी में वो चेंज आ जाएगा। जितनी जितनी प्राइस चेंज होगी उतनी उतनी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। जैसे जैसे प्राइस कम होती जाएगी डिमांड जो है क्वांटिटी की बढ़ती जाएगी। तो ये एग्जांपल आपके पास आ जाएगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड करो का। तो 3 चीज़ें आपने यहाँ पर पढ़ ली कांस्टेंट इलास्टिसिटी डिमांड करो में। एक तो आपने पढ़ लिया वर्टिकल डिमांड करो, वहाँ पर आपने पढ़ लिया कि वर्टिकल डिमांड करो अगर आपके पास एग्जामिनेशन कहीं पर पूछा जाता है कि वर्टिकल डिमांड करो जो है, तो आप बोलेंगे सर ये वर्टिकल डिमांड करो जो है ये आपके पास एग्जाम्पल आ रहा है किसका, ये आपके पास एग्जाम्पल आ रहा है परफेक्टली इन इलास्टिक का।
दूसरा आपने पढ़ लिया कि अगर आपका हॉरिजॉन्टल कर्व आ जाता है, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व आ जाता है, तो आपसे पूछे ये किसका एग्जांपल है, तो आप बोलेंगे सर ये एग्जांपल आ रहा है परफेक्टली इलास्टिक का। तीसरा आपके पास इन दोनों के बीच में जितने प्राइस में चेंज आ रहा है उतने क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, तो वो एग्जांपल आ रहा है आपके पास यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व का। ठीक है जी, उम्मीद करेंगे बात जो है पकड़ में आ रही होगी। The price elasticity of demand for a good depends on the nature of the good and the availability of the close substitutes of the good। अब प्राइस इलास्टिसिटी किसी भी चीज़ की जो है डिपेंड करती है दो इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। एक तो सर इस चीज़ का नेचर क्या है, दूसरा डिपेंड करता है कि इसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स क्या अवेलेबल हैं कि या नहीं है। नेचर से हिसाब हमारा ये है कि ये चीज़ किस तरह की है, ये चीज़ जो है ये किस तरह की है, इसका नेचर क्या है। दूसरा आपके पास आ जाता है कि इसके आपके पास क्या इसके जो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं क्या वो अवेलेबल हैं क्या या नहीं है। डिमांड ऑफ ए नेसेसिटी इज लाइकली टू बी प्राइस इन इलास्टिक। जो आपके पास नेसेसिटी चीज़ होती हैं, जो आपके पास रोज़मर्रा की ज़रूरत चीज़ें होती हैं, उनकी प्राइस जो है जनरली आपके पास इन इलास्टिक हो जाती है। जो लग्जरी गुड्स हो जाती हैं उनकी प्राइस जो है आपके पास क्या आ जाती है, जो उनकी डिमांड है वो प्राइस इलास्टिक आ जाती है। थोड़ा सा भी चेंज करेंगे प्राइस में तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है। इसके बरके जो आपके पास रोज़मर्रा की चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं, जो आपके पास नेसेसिटी की चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं, उनमें अगर आप प्राइस में ज़्यादा चेंज भी हो जाएगी, डिमांड में सर खास फेरबदल देखने को नहीं मिलता है। तो आप समझेंगे नेचर पर डिपेंड करती है प्राइस इलास्टिसिटी। नेचर का मतलब ये है कि अगर आपके पास चीज़ जो है जो जिसकी बात आप करें वो नेसेसिटी की कोई चीज़ आ रही है तो उसकी जो डिमांड होगी वो आपके पास इन इलास्टिक आ जाएगी। अगर आपके पास जो चीज़ है जिसकी आप बात कर रहे हैं वो लग्जरी गुड्स में आप गिन रहे हैं, ऐसी चीज़ें जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आप नहीं कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें जो नेसेसिटी की चीज़ में नहीं है, लग्जरी गुड्स में आ रही है, तो उसकी जो आपके पास डिमांड होगी वो आपके पास प्राइस इलास्टिक होगी। दूसरी चीज़ किस पर डिपेंड करेगी, सर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स के हैं कि नहीं है। अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होंगे, अगर इस चीज़ के जो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होंगे वो अवेलेबल होंगे तो फिर क्या होगा, सर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे तो आप देखेंगे फॉर एग्जांपल टी है, कॉफ़ी है, अगर कॉफ़ी की आपके पास अवेलेबिलिटी होगी तो इसकी डिमांड जो होगी क्या होगी यार, बोलिए सर आप ऑटोमेटिकली बताइए। अगर सब्स्टिट्यूट्स आसानी से अवेलेबल होंगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली इलास्टिक होगी। ठीक है जी, तो डिमांड ऑटोमेटिकली इलास्टिक होगी। अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होंगी, क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होंगे तो डिमांड जो है आपके पास इन इलास्टिक आ जाएगी। समझ रहे हैं बात को कि अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे, जैसे आपके पास टी है, टी यहाँ पर है, यहाँ पर कॉफ़ी है, अगर कॉफ़ी अवेलेबल है तो ऑटोमेटिकली जो इसकी डिमांड होगी वो आपके पास इलास्टिक होगी। इलास्टिक कहने का मतलब क्या है सर, आप प्राइस में थोड़ा चेंज करेंगे तो डिमांड में चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर इसकी प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक कुछ कंज्यूमर जो हैं वो आपके पास कॉफ़ी की तरफ मूव हो जाएंगे, तो इसकी डिमांड जो है आप इलास्टिक मांग लेंगे। इसके बरकस अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आप कहीं पर रह रहे हैं, बस सर टी ही मिल रही है, कॉफ़ी वगैरह कहीं पर अवेलेबल नहीं है, अब इसकी प्राइस में आप चेंज करें, ज़्यादा करें, कम करें, इसकी डिमांड में कुछ ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिल सकता है, तो वैसी चीज़ें आपके पास कहलाएंगी सर, वहाँ पर आपके पास क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है तो आपके पास डिमांड जो है इन इलास्टिक कहलाएगी। ये सर बेसिक चीज़ें हैं, लेमैन की तरफ अगर आप सोचेंगे तो भी आप इसका आंसर दे पाएंगे। इलास्टिसिटी और एक्सपेंडिचर में सर क्या रिलेशन है ये आप समझिए। एक्सपेंडिचर जो खर्चे आप करते हैं किसी गुड पर वो डिपेंड करता है सर इसकी डिमांड कितनी है और उस चीज़ की प्राइस कितनी है। सीधी बात है सर। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई आप जो है चावल की बात करते हैं, राइस की ही बात करते हैं, राइस जो है फॉर एग्जाम्पल राइस एक केजी राइस का 10 रुपये का आ रहा है, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, 10 रुपीज़ पर केजी आपके पास मिल रहा है। अगर आपके घर में 10 केजी इस्तेमाल आप कर रहे हैं दिन के, तो आप बोलेंगे सर 100 रुपीज़ जो है आपके पास खर्चा आपको करना ही करना पड़ेगा दिन के लिए। तो एक्सपेंडिचर कितना खर्चा करना पड़ता है किसी चीज़ पर वो डिपेंड करता है इसकी प्राइस कितनी है एज वेल एज इसकी डिमांड कितनी है। इन दोनों के ही मल्टीप्लाई से जो आप कहाँ पर पहुँच जाएंगे, आप एक्सपेंडिचर पर पहुँच जाएंगे। अब आपको पता है कि प्राइस किसी चीज़ की और उसकी जो डिमांड है वो इनवर्सली रिलेटेड होता है एक दूसरे की। आपको ये चीज़ आपने पीछे पढ़ ली है डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में, कि किसी भी चीज़ की जो प्राइस होती है और उसका जो डिमांड होता है वो आपके पास इनवर्सली रिलेटेड है, वो नेगेटिव रिलेशन वहाँ आपके देखने को उन दोनों में देखने को मिलता है। अब आपको समझना है कि प्राइस चेंज होने से क्या इस चीज़ के एक्सपेंडिचर में कितना फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्या एक्सपेंडिचर जो है खर्चा जो है वो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि कितना रेस्पॉन्सिव है इसकी डिमांड इसकी प्राइस के हिसाब से। एग्जाम्पल के तौर पर आप जो है नीचे हमने जो आपके पास टेबल दिया है इसको समझिए, इसके माध्यम से करते हैं बात। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ आप ले रहे हैं, उसकी प्राइस में अगर आप बढ़ोतरी देखने को मिलती है, उसकी प्राइस में अगर आप इंक्रीज़ देखने को मिलते हैं, प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा ऑटोमेटिकली डिमांड जो है कम हो जाएगी। अब परसेंटेज चेंज जो है प्राइस में 10 यूनिट से बढ़ रहा है और परसेंटेज डिक्रीज जो आपके पास क्वांटिटी में -8 से आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि परसेंटेज चेंज प्राइस में जो है ज़्यादा आ रहा है और जो आपके पास परसेंटेज चेंज इसकी क्वांटिटी डिमांड में वो कम हो रहा है, ऑटोमेटिकली आपके पास जो एक्सपेंडिचर हो वो ज़्यादा ही होने वाला है। तो प्राइस जो इनलास्टिक रहेगा,
क्यों सर प्राइस इनलास्टिक रहेगा? क्योंकि आपके पास 10 डिवाइडेड आपके -8 आ जाएगा। इसकी वैल्यू जो है आपके पास वैल्यू किस में आ रही है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है सर? +10, तो आपके पास ये -8 आ रहा है। तो प्राइस जो है आपके पास इनलास्टिक देखने को मिल रहा है। ठीक है जी। दूसरी चीज़ आपके पास अगर आप देखेंगे कि परसेंटेज चेंज जो है आपके पास, अगर यहाँ पर प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी जो है वो कम हो रही है, परसेंटेज जो है डिमांड में +10 का आ रहा है, परसेंटेज चेंज जो है इसकी क्वांटिटी में कितना कम आ रहा है सर? -12 का आ रहा है। तो प्राइस जो आपके पास इलास्टिक आ रही है, लेकिन जो आपके पास एक्सपेंडिचर है इसमें आपके पास एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास आप देख रहे हैं तो प्राइस तो बढ़ रही है, प्राइस बढ़ने से जितना जिस हिसाब से प्राइस ज़्यादा बढ़ रही है उस हिसाब से उससे ज़्यादा जो है आपके पास डिमांड कम हो रही है। जब डिमांड कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास इंपैक्ट क्या पड़ेगा? एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। तो इससे इस टेबल के माध्यम से आप समझ सकेंगे कि आपके पास प्राइस चेंज करने से इसकी एक्सपेंडिचर पर क्या असर होगा? ये डिपेंड करेगा कि इसकी जो आपके पास कितनी रिस्पॉन्सिव है इसकी डिमांड आपके प्राइस। चलिए जी, आप में से कोई स्टूडेंट जानना चाहे सर ये आपके पास प्राइस इनलास्टिक, इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक कैसे है, तो आपको हम बताते चलें। हमने आपको बढ़ाया है कि सर प्राइस इलास्टिक डिमांड जो है किसके बराबर है कि परसेंटेज चेंज कितनी आ रही है सर डिमांड में, क्वांटिटी कितनी डिमांड कर रहे हैं, डिवाइडेड परसेंटेज चेंज कितनी आ रही है इसकी प्राइस में। अब इसी पर डिपेंड करेगा। अगर ईडी की वैल्यू जो है आपके पास <1 आ जाएगी तो डिमांड आपके पास इनलास्टिक आ जाएगी। ईडी की वैल्यू जो है अगर आपका >1 आ जाएगी तो डिमांड जो आपके पास इलास्टिक आ जाएगी। ईडी की वैल्यू अगर आपके पास 1 आ जाएगी तो आपके पास डिमांड जो है यूनिट इलास्टिक आ जाएगी। ये चीज़ आपने पीछे पढ़ ली है। अब वही चीज़ें यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए, अगर आपके पास कोई आपने कोई भी हाइपोथेटिकल कोई क्वांटिटी ले ली है, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो चेंज आपके पास ऑटोमेटिकली क्वांटिटी में कम आ जाएगी। परसेंटेज चेंज इसकी क्वांटिटी में कितनी आ रही है सर? 8 यूनिट -8 आप ले रहे हैं, डिवाइडेड परसेंटेज चेंज की प्राइस में कितनी आ रही है सर? 10 आ रहा है। इसका मॉड आप ले लें 8/10, 8/10 तो कितना आ जाएगा सर? 0.8। मतलब 0.8 क्या है सर? <1 है। तो आपका प्राइस क्या आ रहा है सर? इनलास्टिक आ रहा है। अब एक्सपेंडिचर हम कह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर पर क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि आपके पास परसेंटेज चेंज जो प्राइस में है वो प्राइस में ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू क्वांटिटी में, तो ऑटोमेटिकली जो आपके पास इंपैक्ट एक्सपेंडिचर जो है इसका खर्चा जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरे केस में अगर आप देखते हैं तो आपके पास परसेंटेज चेंज क्वांटिटी में कितना आ रहा है सर? -12 का आ रहा है। इससे आप सभी को कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। अगला कंसेप्ट हम सीखेंगे बड़े बेहतरीन तरीके से। जो बात करेंगे हम वो है इंडिफरेंस करो के बारे में। अब इंडिफरेंस करो क्या है? यहाँ तक आपका डिमांड एनालिसिस समझ में आ गया। डिमांड क्या है, किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, ये चीज़ आपने पढ़ ली, ये चीज़ आपने सीख ली। तो हम बात करेंगे अब आपके पास इंडिफरेंस करो के बारे में क्या है। इंडिफरेंस करो हम जो है आपके पास, चलिए इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि आपके पास दो चीज़ें आपने ले ली। एक तो आपके पास वाई एक्सिस पर आपने मैंगोज ले लिए और एक्स एक्सिस पर आपने बनानास ले लिए। आपके पास कोई ऐसा कंज्यूमर आ रहा है जिसकी ऐसी सूरत आ रही है कि वो कह रहा है सर अगर आपके पास अगर वो एक बनाना ले ले और आपके पास 15 मैंगोज ले ले तो उसकी जो यूटिलिटी है, जो उसको सर्टिफिकेशन मिल रही है उतनी ही मिल रही है जितनी उसे अगर वो 2 बनाना ले ले और 12 मैंगोज ले ले। सेम सर्टिफिकेशन, सेम यूटिलिटी उसे उतनी मिल रही है जितनी अगर वो 3 बनाना ले ले और आपके पास 10 मैंगोज ले ले, 4 बनाना ले रहे और 9 आपके पास मैंगोज ले रहे। तो ऐसे सूरत में आपके पास ये जो सारे पॉइंट्स आ रहे हैं A, B, C और D, ये वाले A, B, C, D पॉइंट्स वो ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पर आपके पास जो कंज्यूमर होगा उसको सर सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी, सेम लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन मिलती होगी। इन सारे पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो जो करो आपके पास मिलता है उस करो को आप कहेंगे सर आपके पास इंडिफरेंस करो कहलाएगा। तो आप पढ़ लिए इंडिफरेंस करो क्या है? द पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग द बंडल्स विच गिव द कंज्यूमर इक्वल यूटिलिटी can generally be joined to obtain a karo. The consumer is said to be indifferent on the different bundles because each point a bundle give the consumer equal utility. Such a karo joining all the pointers representing the bundles among which the consumer is indifferent is called indifference karo. समझिए बात को। बात हम ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा कंज्यूमर आ रहा है सर जिसमें सर ऐसे पॉइंट इस करो पर ये पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गए, पॉइंट सी हो गए, पॉइंट डी हो गई। ये सारे पॉइंट जो हैं ऐसे पॉइंट हैं जो आपके पास कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन, सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी दे रहे हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने से आपके पास जो करो आपको हासिल होगा उस करो को आप क्या कहेंगे? इंडिफरेंट करो कहेंगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो है इंडिफरेंट आ रहे हैं। मतलब सर कोई भी फर्क कंज्यूमर को नहीं पड़ रहा है कि अगर वो आपके पास 1 दर्जन केले ले रहे आपके पास और 15 आम ले लिए, 2 दर्जन आपके पास केले ले ले और आपके पास 12 आम ले ली, 3 दर्जन केले ले ले और आपके पास 10 आम ले ली, 4 दर्जन केले ले ले और 9 आम ले ली। ये चीज़ें करने से अगर आपके पास सेम आपके पास उसको यूटिलिटी मिल रही है, सेम सर्टिफिकेशन मिल रही है, तो ये ABCD सारे पॉइंट जो हैं ये आपके पास क्या कहलाएंगे सर? इंडिफरेंट पॉइंट्स कहलाएंगे। और इनके माध्यम से जो है जो करो आपके पास हासिल होगा उस करो को आप क्या कहेंगे? उस करो को आप इंडिफरेंस करो कहेंगे। मतलब सेम लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन कंज्यूमर को मिल रही है इस पॉइंट पर।
इसी को समझने के लिए हम बात करते हैं सर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर आप इस ग्राफ को पीछे अच्छे से देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि एक एक्स्ट्रा बनाना यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि 1 से 2 बनना, 2 से 3 बनना, एक एक्स्ट्रा बनना हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ जो है आपके पास कंज्यूमर को मैंगोज फार्गो करने पड़ रहे हैं। जैसे पहले अगर आप 1 बनना ले रहा है कंज्यूमर तो उसको 15 आपके पास मैंगोज मिल रहे हैं। अब अगर कंज्यूमर चाह रहा है कि इसे 2 बनानाज मिल जाएं तो इस सूरत में आपके पास इसको कितना मिल रहा है सर, मैंगोज 12 ही मिल रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ को फार्गो करना पड़ रहा है, किसको, मैंगोज को। कुछ ना कुछ जो है चीज़ें छोड़नी पड़ रही हैं मैंगोज को, ताकि एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी इसको मिल जाए बनानाज की। तो इस चीज़ को आप समझते हैं, इस चीज़ को आप क्या कहते हैं सर, इसे आप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ मैंगोज, कितने मैंगोज जो हैं फार्गो कर रहे हैं, कितने मैंगोज जो हैं छोड़ने पड़ रहे हैं एक एडिशनल यूनिट बनाना हासिल करने के लिए, ताकि इसकी जो टोटल यूटिलिटी लेवल है वो सेम रहे, या ऐसा कहें कि सेम इंडिफरेंस करो पर ये बना रहे, उससे आप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। या ऐसा कहें कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है सर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इट इज़ सिंपली द रेट एट विच ए कंज्यूमर विल सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर द अनदर गुड। एक गुड को दूसरे गुड से सब्स्टिट्यूट करे ताकि टोटल यूटिलिटी जो है वो सेम रहे, कांस्टेंट रहे। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है आप किससे दर्शाते हैं सर, चेंज इन क्वांटिटी, एक दूसरी क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा डिवाइड बाय क्वांटिटी, पहली क्वांटिटी में कितना चेंज आ जाएगा, इसमें जो आपके पास इसका मॉड आप लेंगे, इसे आप क्या कहेंगे, इसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। ये जो आपने ग्राफ पीछे पढ़ा, ये ग्राफ, इसको अगर आप टेबल की सूरत में यहाँ बनाएंगे, 4 कॉम्बिनेशन आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं, A, B, C और D। ठीक है जी, ए पर आपके पास क्वांटिटी बनना 1 ले रहा है, 2 ले रहा है, 3 ले रहा है, 4 ले रहा है, इस तरह से मैंगोज की क्वांटिटी आपको देखने को मिल रहा है। मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन सर क्वांटिटी इसके मैंगोज में कितने चेंज आ रहा है, 15 से 12 मतलब 3 का चेंज आ रहा है, और इसके चेंज कितने आ रहा है सर, 1 का चेंज आ रहा है, 3:1 का रेशियो आ रहा है। 12 से 10 2 का फर्क आ रहा है, 2:1 का यहाँ पर रेशियो आपको देखने को मिलता है। 10 से 9 3 से 1 1:1 का रेशियो आपको देखने को मिलता है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपके पास मैंगोज क्वांटिटी, आपके पास बनाना की क्वांटिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे आपके पास आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ बनाना जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। जो कंज्यूमर है उसको फील करेगा, वो ऐसा लगेगा उसे कि वो सेक्रीफाइस करना चाहिए कम से कम मैंगोज। ठीक है जी, यहाँ जो है सर एक एडिशनल बनाना लेने के लिए ये सर जो कंज्यूमर है वो 3 मैंगो छोड़ रहा था। दूसरी सूरत में अगर आप देख रहे हैं एक एक्स्ट्रा बनाना लेने के लिए यहाँ पर 2 मैंगो वो छोड़ रहा है, एक एक्स्ट्रा बनाना लेने के लिए वो 1 ही मैंगो छोड़ रहा है। मतलब ये आपके पास जो आपको देख रहे हैं कि आपके पास जो ये कम नज़र हुआ आ रहा है, आपके पास जो आपके पास मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। इसे आप जो है आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसे आप क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको ये बताएगा कि जैसे जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ की क्वांटिटी, बनाना की चीज क्वांटिटी जो है बढ़ती जाएगी, तो कम से कम चीज़ें जो है सेक्रीफाइस करना, मैंगोज का जो है कम से कम क्वांटिटी सेक्रीफाइस करना लाजमी समझेगा कंज्यूमर। इसे आप क्या कहेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये जो टेंडेंसी आ रही है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की, ताकि ये फॉल हो जाए, कम हो जाए विद इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ बनानाज इज नोन एज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लाजमी बात है, तो ये आप समझ रहे होंगे अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे सर शेप जो है आपके पास इंडिफरेंस करो की शेप कैसे आती है। इसी लॉ ऑफ आपके पास जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बदौलत आपके पास जो करो है, जो आपके पास ग्राफ आपने यहाँ पर देख लिया, इसका जो आपके पास करो है वो कैसा देखने को मिल रहा है आपके पास, कन्वेक्स एट द ऑरिजिन। क्या है सर, इट इज कन्वेक्स एट द ऑरिजिन। ऑरिजिन अगर आप देखेंगे तो कन्वेक्स, बहुत बार एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्सर जो आपके पास जो नॉर्मल गुड्स होते हैं, अक्सर आपके पास जो जनरल शेप आपके पास आ जाती है इंडिफरेंस करो की, वो शेप कैसी होती है, आप बोलते हैं सर जो आपके पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो इंडिफरेंस करो है अक्सर आपके पास कन्वेक्स ऑफ द एट द ऑरिजिन देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन शेप आपको देखने को मिलती है आपके पास इंडिफरेंस करो की। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कॉज इंडिफरेंस करो टू बी कन्वेक्स एट द ऑरिजिन, दिस मोस्ट कॉमन शेप ऑफ द इंडिफरेंस करो। मोस्ट कॉमन शेप है अक्सर चीज़ों की, लेकिन अगर आपके पास चीज़ें जो हैं आपके परफेक्टली सब्स्टिट्यूट्स आ रहे हैं, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट कहने का मतलब क्या है, आपके पास 5 रुपये का सिक्का हो गया, 5 रुपये का आपके पास नोट हो जाए, तो परफेक्टली आप एक दूसरे को जो है सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। तो उस सूरत में आपके पास क्या आ जाएगी, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिश नहीं होता, उसकी वैल्यू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स अगर आप करेंगे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इस सूरत में आपके पास वैल्यू जो है 1 के बराबर ही रहेगी। तो करो जो है आपके पास इस तरह का जो है ग्राफ इसका देखने को मिलता है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वो सब्स्टिट्यूट्स आ रहे हैं, वो गुड्स आ रहे हैं विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर एंड प्रोवाइड द एग्जैक्टली सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी टू कंज्यूमर। एक दूसरे के बदले आप इस्तेमाल करें, एग्जैक्टली सेम लेवल ऑफ आपके पास यूटिलिटी आपको फराहम करें, सर्टिफिकेशन आपको सेम दे रहे हैं, तो उन चीज़ों को जो है आप क्या कहेंगे, उन चीज़ों को आप जो है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स कहते हैं। ठीक है जी।
इंडिफरेंस मैप क्या है सर? अगर आपके पास एक फैमिली आ रही है इंडिफरेंस कर्व की, इंडिफरेंस कर्व की एक फैमिली आ रही है तो उसे आप इंडिफरेंस कर्व का मैप कहलाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जो हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने हैं इंडिफरेंस कर्व पर, अगर एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट फीचर इंडिफरेंस कर्व का ये आ रहा है कि इंडिफरेंस कर्व जो है इसका स्लोप हमेशा नीचे की तरफ आ रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे आपने पीछे आपने ग्राफ में भी देख लिया कि इंडिफरेंस कर्व का जो ग्राफ है वो आपके पास कन्वेक्स एट द ऑरिजिन और लेफ्ट से लेकर राइट तक अगर आप देखेंगे इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स, इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स। दूसरी बात तो आप याद रखनी है वो ये है कि हायर इंडिफरेंस कर्व जो है उसको ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी देगा। ठीक है जी, अगर आपके पास ये इंडिफरेंस कर्व कुछ आ रहे हैं, ये इंडिफरेंस कर्व की फैमिली अगर आप देख रहे हैं तो जितना जितना आप ऊपर जाएंगे उतनी उतनी आपके पास हायर ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी आपको मिलती जाएगी। हायर इंडिफरेंस कर्व जो है आपके पास ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी आपको देगा, इसलिए ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तीसरी बात और इंपॉर्टेंट बात यह है कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये लाजमी बात है कि दो आपके पास इंडिफरेंस कर्व जो है अलग अलग लेवल आपके पास जो है सेटिफिकेशन दे रहे हैं, तो ये लाजमी बात है कि दोनों कर्व जो है आपके पास कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आनी चाहिए। उम्मीद करेंगे हमने कोशिश की है कि कम से कम समय में आपके पास एक क्विक रिवीजन आपको मिल जाए। आने वाले समय में आपके पास इस पर आपके एमसीक्यूज भी लाएंगे। उम्मीद करेंगे बड़े बेहतरीन तरीके की चीज़ें आपने सीखी होंगी, आज की क्लास में रिवाइज की होंगी। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ आने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।